हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी कहानियाँ सुनेंगे जो बहुत ही रोचक, मजेदार और ज्ञानवर्धक है। तो चलो दोस्तों, पहली कहानी सुनते हैं। सुखों की परछाई। एक रानी अपने गले का हीरो का हार निकाल कर खूंटी पर टांगने वाली ही थी कि एक बाज आया और झपटा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे देखकर बाज ने सोचा कि खाने की कोई चीज होगी। वह नाले के किनारे एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरे तो कठोर होते हैं। उसने चोंच मारी तो दर्द से कराह उठा। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की चीज नहीं है। वह हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़ उड़ गया। रानी को वह हार प्राणों सा प्यारा था। उसने राजा से कह दिया कि हार का तुरंत पता लगवाए, वरना वह खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा कि दूसरा हार बनवा देगा, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिला ही नहीं। रानी तो कोप भवन में चली गई थी। हार कर राजा ने यहाँ तक कह दिया कि जो भी वह हार खोज निकालेगा उसे वह आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। अब तो होड़ लग गई। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। फिर भी राज्य के लोभ में एक सिपाही कूद गया। बहुत हाथ पांव मारा पर हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वह भी कूद गया। दोनों को देख कुछ उत्साही प्रजा जन भी कूद गए। फिर मंत्री भी कूद गए। इस तरह जितने नाले से बाहर थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे परंतु हार मिला किसी को नहीं। जैसे ही कोई नाले में कूदता वह हार दिखना बंद हो जाता। थककर वह बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले मैं नाले में कूदूंगा तो पहले मैं। अजीब सी होड़ थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि आधा राज्य हाथ से निकल जाए, क्यों ना मैं ही कूद जाऊं उसमें। राजा भी कूद गया। एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ में सना देखा तो चकित हुए और वह पूछ बैठे, क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है। लोगों ने सारी बात कह सुनाई। संत हंसने लगे, भाई किसी ने ऊपर भी देखा। ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। राजा सहित सभी जन बहुत शर्मिंदा हुए। हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक चीज में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वह उसी हार की तरह है जो क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाए, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह सिलसिला तो अंतहीन है। सांसारिक चीजें संपूर्ण सुख दे ही नहीं सकती। दोस्तों, अब हम कहानी नंबर 2 सुनते हैं। भाभी और नंद। ऑफ भाभी, कितना ले जाऊंगी, बस हो गया, नम्रता ने कहा। क्या हो गया, कभी कभी तो आती है। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि न लेती। पर भाभी, भैया इतने खर्चे में हैं। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। नंद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे, पर बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपनी ससुराल जा रही थी। बहू, जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। सपना की सास उनके पास आते ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपए अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। यह क्या माँ, रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ, तुझे यह मिले कहाँ? आपकी कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुट्टी की स्कूल की फीस भरनी है, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर नहीं गए थे, रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपये चूस कर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपए घर में से गायब हो गए बता रही थी। उसने कुछ सोचा, वह हूल से मुस्कुराए और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी, मैं चली। और हाँ, यह 10,000 रुपए अभी सोफे के नीचे मिला है। मेरी जूती उसके नीचे चली गई थी। जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपया है जिसके विषय में आपने फोन किया था। सपना की आंखों में आंसू थे।
वह सास और नंद की बातें सुन चुकी थी। नंद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। नंद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, बदलते रिश्तों की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तीसरी कहानी सुनते हैं, गुरु की महिमा। एक पंडित रोज रानी के पास कथा करता था। कथा के अंत में सबको कहता कि राम कहे तो बंधन टूटे। तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। पंडित को क्रोध आता कि ये सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। पंडित अपने गुरु के पास गया, गुरु को सब हाल बताया। गुरु तोते के पास गया और पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जहाँ सब साधु संत राम 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 बोल रहे थे, वहाँ बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। फिर मुझे एक दो श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने मुझे संत को कुछ पैसे देकर खरीद लिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया, निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया, क्योंकि मैं राम राम बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो राजा ने रानी को दे दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन छूटे। तोते ने गुरु से कहा, आप ही कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरु बोले, आज तुम चुपचाप सो जाओ, हिलना भी नहीं। रानी समझेगी मर गया और छोड़ देगी। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन कथा के बाद जब तोता नहीं बोला, तब संत ने आराम की सांस ली। रानी ने सोचा तोता तो गुमसुम पड़ा है, शायद मर गया। रानी ने पिंजरा खोल दिया। तभी तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। अतः शास्त्र कितना भी पढ़ लो, कितना भी जाप कर लो, लेकिन सच्चे गुरु के बिना बंधन नहीं छूटता। दोस्तों, अब अगली कहानी नंबर 4, बुजुर्गों को समय चाहिए सुनते हैं। छोटे ने कहा, भैया दादी कई बार कह चुकी हैं, कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो। गौरव बोला, ले तो जाए, पर 4 लोगों के खाने पर कितना खर्च होगा। तारांकन याद है, पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था तब 1600 का बिल आया था। हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ बचे हैं। पिंकी ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर चलेंगे, पर इस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज मंगवाएंगे और आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी इस संडे को लंच बाहर लेंगे, चलोगी हमारे साथ। दादी ने खुश होकर कहा, तुम ले चलोगे अपने साथ। हाँ दादी। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपना सबसे बया वाला सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया, बालों को एक नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा लगाया। यह चश्मा उनका मंझला बेटा बनवा कर दे गया था जब वह पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वह उसे पहनती नहीं थी। कहती थी, इतना सुंदर फ्रेम है, पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट थी। बच्चे दादी को बुलाने आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आज तो आप बड़ी क्यूट लग रही हैं। गौरव ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहना है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुला रखा है क्या। दादी शर्मा कर बोली, धत उद्धरण चिन्ह। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों बैठ गए। थोड़ी देर बाद वेटर आया, बोला, ऑर्डर प्लीज। अभी गौरव बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज की स्पेशल गेस्ट मैं हूँ। दादी ने लिखवाया, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी। हाँ, खाने से पहले 4 सूप भी। तीनों बच्चे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग गया। खाना टेस्टी था। जब सब खा चुके तो वेटर फिर आया, डेजर्ट में कुछ सर। दादी ने कहा, हाँ 4 कप आइसक्रीम। तीनों बच्चों की हालत खराब। अब क्या होगा, दादी को मना भी नहीं कर सकते, पहली बार आई हैं। बिल आया। इससे पहले गौरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, बिल दादी ने उठा लिया और कहा, आज का पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पास की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेली पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। टी हुई भी कितना देखूं, मोबाइल पर भी चैटिंग कितना करूं। बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे। कहते कहते दादी की आवाज भर्रा गई।
पिंकी अपनी चेयर से उठी। उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों पर किस करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी जरूर। गौरव ने कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज आपके पास बैठा करेंगे। और तय रहा कि हर महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी के होठों पर 1000 वॉट की मुस्कुराहट तैर गई, आंखों में फ्लैशलाइट सी चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियां खुशी के कारण नृत्य सा करती महसूस होने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बूढ़े माँ बाप रुई के गट्ठा समान होते हैं। शुरू में उनका बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ रुई भीगकर बोझिल होने लगती है। बुजुर्ग समय चाहते हैं, पैसा नहीं। पैसा तो उन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए कमाया कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय देंगे। दोस्तों, अब हम अगली कहानी तांबे का सिक्का सुनेंगे। एक राजा का जन्मदिन था। सुबह जब वह घूमने निकला तो उसने तय किया कि वह रास्ते में मिलने वाले पहले व्यक्ति को पूरी तरह खुश व संतुष्ट करेगा। उसे एक भिखारी मिला। भिखारी ने राजा से भीख मांगी तो राजा ने भिखारी की तरफ एक तांबे का सिक्का उछाल दिया। सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। भिखारी नाली में हाथ डाल तांबे का सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने उसे बुलाकर दूसरा तांबे का सिक्का दिया। भिखारी ने खुश होकर वह सिक्का अपनी जेब में रख लिया और वापस जाकर नाली में गिरा सिक्का ढूंढने लगा। राजा को लगा कि भिखारी बहुत गरीब है। उसने भिखारी को चांदी का एक सिक्का दिया। भिखारी राजा की जय जयकार करता फिर नाली में सिक्का ढूंढने लगा। राजा ने अब भिखारी को एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी खुशी से झूम उठा और वापस भागकर अपना हाथ नाली की तरफ बढ़ाने लगा। राजा को बहुत खराब लगा। उसे खुद से तय की गई बात याद आ गई कि पहले मिलने वाले व्यक्ति को आज खुश एवं संतुष्ट करना है। उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राजपाट देता हूँ, अब तो खुश व संतुष्ट हो। भिखारी बोला, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब नाली में गिरा तांबे का सिक्का मुझे मिल जाएगा। दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर हो जाए तो आप चाहे जितना प्रयास करिए परंतु वह उसको छोड़ नहीं पाता है। हमारा हाल भी उस भिखारी जैसा ही है। हमें भगवान ने हमारी आसियत और योग्यता के अनुसार सब कुछ दिया है और हम उसे भूलकर लोभ और लालच रूपी नाली में तांबे के सिक्के निकालने के लिए जीवन गंवाते जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम अगली 6 नंबर कहानी छोटी सी बात को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे देश घूमने का विचार आया और उसने देश भ्रमण की योजना बनाई और घूमने निकल पड़ा। जब वह यात्रा से लौटकर अपने महल आया, उसने अपने मंत्रियों से पैरों में दर्द होने की शिकायत की। राजा का कहना था कि मार्ग में जो कंकड़ पत्थर थे वे मेरे पैरों में चुभ गए और इसके लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। कुछ देर विचार करने के बाद उसने अपने सैनिकों व मंत्रियों को आदेश दिया कि देश की संपूर्ण सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं। राजा का ऐसा बेतुका आदेश सुनकर सब सख्ते में आ गए, लेकिन किसी ने भी मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह तो निश्चित ही था कि इस काम के लिए बहुत सारे रुपए की जरूरत थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद राजा के एक बुद्धिमान मंत्री ने एक युक्ति निकाली। उसने राजा के पास जाकर डरते हुए कहा कि मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप इतने रुपयों को अनावश्यक रूप से बर्बाद न करना चाहें तो एक अच्छी तरकीब मेरे पास है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और अनावश्यक रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। राजा आश्चर्यचकित था क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आज्ञा न मानने की बात कही थी। उसने कहा, बताओ क्या सुझाव है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय आप चमड़े के एक टुकड़े का उपयोग कर अपने पैरों को ही क्यों नहीं ढक लेते। राजा ने अचरज की दृष्टि से मंत्री को देखा और उसके सुझाव को मानते हुए अपने लिए जूता बनवाने का आदेश दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा ऐसे हल के बारे में सोचना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो। जल्दबाजी में अप्रायोगिक हल सोचना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरों के साथ बातचीत से भी अच्छे हल निकाले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।